कश्मीर, ये नाम सुन के पहले कभी हसीन वादियों और झीलों पर चलते शिकारों की तस्वीरें लोगों के जहन में आती थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से झील में पानी की जगह खून बह रहा है। वादियां अब हसीन ही नहीं बल्कि खतरनाक नजर आती हैं और वहां के लोग उन्हें हर वक्त शक की निगाहों से देखा जाता है। कश्मीर में ये खूनी खेल तभी शुरू हो गया था जब 1947 में अंग्रेजों ने इस देश का बंटवारा किया, लेकिन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट उससे भी ज्यादा पुराना है। कश्मीर के फ्यूचर पर सब बात करते हैं, सभी के पास आइडियाज हैं कि कैसे इसे डेवलप किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को मेनलैंड इंडिया के साथ जोड़ा जाए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना भी जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे कि हम कहां से आए हैं, तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि हम कहां जाना चाहते हैं। ये वीडियो एक 10 पार्ट सीरीज का पार्ट है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर अपनी आज की हालात तक कैसे पहुंचा, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कौन कौन उसकी इस हालात के लिए जिम्मेदार हैं और असल मुद्दा क्या है। उम्मीद है कि इस सीरीज के एंड तक आप कश्मीर को एक नई नजर से देखने लगेंगे। आज का कश्मीर मेनलैंड इंडिया से काफी कटा हुआ नजर आता है, लेकिन ये हमेशा से ही इंडियन एम्पायर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन रहा है। इसका जिक्र हमें पुराणों में भी मिलता है। लंबे समय तक ये हिंदुइज्म का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। फिर मौर्य और कुशन डायनेस्टीज के अंदर यहाँ पर कई सदियों तक बुद्धिज्म ने लोगों के मन को भाया और फिर 9th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर कश्मीरी शाविज्म का ट्रेडिशन भी शुरू हुआ। इसके बाद मुगल से लेकर अफगान सभी ने यहाँ पर वक्त वक्त पर रूल किया। लेकिन अगर हमें आज की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो उसकी रूट्स हमें 19th सेंचुरी में मिलती है, जब यहाँ पर सिख एम्पायर का राज हुआ करता था। 1840s के डेकेड में जो चेंजेस यहाँ पर आए उसी ने इसके अगले 180 साल की हिस्ट्री को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। इससे पहले कि हम कश्मीर की कहानी शुरू करें, हमारे लिए गुलाब सिंह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कौन गुलाब सिंह? कश्मीर के पहले डोगरा राजा जिनके परिवार से ही राजा हरि सिंह आते थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर को रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ मिलाने का फैसला किया। गुलाब सिंह के हाथ में कैसे कश्मीर की कमान आई, ये कहानी काफी दिलचस्प है। राजा बनने के लिए उस वक्त रॉयल बर्थ की बहुत इंपॉर्टेंस थी, लेकिन गुलाब सिंह के सीधे तौर पर कोई रॉयल कनेक्शन नहीं था। वो जब 1792 में जम्मू में पैदा हुए तो उनके पिता वहां पर जागीरदार थे। गुलाब सिंह की फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस किया जाए तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर सूरत सिंह जम्मू के राजा रंजीत देव के भाई थे, लेकिन सूरत सिंह की फैमिली का जम्मू की गद्दी पर वैसा अधिकार नहीं था जैसा रंजीत देव के डिसेंडेंट्स का था। इस वक्त कश्मीर पर अफगानिस्तान से आए अब्दाली राज कर रहे थे, जिनका पंजाब के कुछ एरियाज पर भी कंट्रोल था। रंजीत देव ने उनके साथ भी अलायंस सिक्योर करके खुद को जम्मू में पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर लिया था। 1770 के करीब अब्दाली का कंट्रोल पंजाब और कश्मीर में ढीला पड़ने लगा। इसका फायदा उठाकर नए नए सिख राजाज इमर्ज कर रहे थे और उनका दखल जम्मू में भी बढ़ गया। उन्होंने कई बार इस जगह को अटैक किया। अब जम्मू को एक हद तक सिख्स के कंट्रोल में रहना पड़ा, हालांकि गद्दी पर अभी भी रंजीत देव ही थे। इसके बाद 1781 में रंजीत देव के बाद ब्रिजलाल देव के हाथ में जम्मू की कमान आई और 1808 तक जम्मू के महाराजा रंजीत सिंह के अंदर आने वाले सिख एम्पायर ने पूरी तरह से अपना हिस्सा बना लिया। अब यहाँ पर डायरेक्टली लाहौर, जो कि रंजीत सिंह के सिख एम्पायर की कैपिटल थी, उसका कंट्रोल
था। यही वक्त था जब गुलाब सिंह के पिता ने रणजीत सिंह के दरबार में सर्व करना शुरू कर दिया और खुद गुलाब सिंह ने भी 1809 में 17 साल की उम्र में सिख आर्मी ज्वाइन कर ली। गुलाब सिंह का राइज यहीं से शुरू होता है। गुलाब सिंह ने जल्द ही अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज के कारण रणजीत सिंह का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 1813 में उन्हें कश्मीर को फतह करने के लिए भेजा गया, जो अभी भी अब्दाली के कंट्रोल में था। ये कैंपेन सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन 1818 में मुल्तान को इन्वेड करके गुलाब सिंह ने उसे सिख एम्पायर का हिस्सा बना दिया। इसके बाद अगले साल 1819 में एक बार फिर उन्हें कश्मीर पर अटैक करने की जिम्मेदारी दी गई और इस बार गुलाब सिंह खाली हाथ नहीं लौटे और इस तरह अब कश्मीर भी सिख एम्पायर का हिस्सा बन गया। इसी तरह जम्मू में मियां दीदो नाम एक रेबल ने बगावत शुरू कर दी थी, जिसे दबाने में भी गुलाब सिंह ने एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया और फिर रजौरी, भिम्बेर और किश्तवर में मौजूद लोकल सरदारों को भी गुलाब सिंह ने हराया। इन सभी सक्सेसेस के कारण जल्द ही गुलाब सिंह को कई सारी जागीरें दी गई। यहाँ पर जागीरदारी सिस्टम को भी समझ लेते हैं, क्योंकि आगे की कहानी में ये काफी रेलेवेंट होने वाला है। जागीरदारी सिस्टम के बारे में एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी जमीन किसी जागीरदार के अंडर होती थी वो उसका मालिक होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। किंग्स के अंडर जो उनके खास लोग होते थे उन्हें जागीरदार बनाया जाता था। इन जागीरों में आने वाली लैंड उनकी नहीं होती थी, बल्कि उनके पास ये राइट होता था कि वो इन जागीरों से टैक्सेस कलेक्ट कर सके। इन टैक्सेस से जो भी पैसा आता था उसका इस्तेमाल एक जागीरदार अपनी लोकल आर्मी मेंटेन करने के लिए करता था और उसका एक हिस्सा राजा के पास भी पहुंचता था। यही वजह है कि कभी कभी जागीरों को एक्सपैंड भी किया जा सकता था और साथ ही अगर राजा की मर्जी हो तो वो जागीरें स्विच भी कर सकता था। गुलाब सिंह जल्द ही एक वेल्थी जागीरदार बन गए थे और सिख एम्पायर के लिए उनकी सर्विसेज को देखते हुए उन्हें 1822 में जम्मू के राजा भी बना दिए गए। गुलाब सिंह का कद इस वक्त तक सिख एम्पायर में इतना बढ़ चुका था कि उनके गद्दी पर बैठने की सेरेमनी, जिसे कोरोनेशन भी कहते हैं, महाराजा रणजीत सिंह खुद प्रेजेंट थे, जो कि आम बात नहीं थी। गुलाब सिंह के परिवार के बाकी लोग भी अपने आप को सिख दरबार में बहुत प्रोमिनेंटली इस्टेब्लिश कर चुके थे। गुलाब सिंह के भाई ध्यान सिंह को 1828 में प्राइम मिनिस्टर या वजीर बना दिया गया था और उनके दूसरे भाई सुचेत सिंह और भतीजे हीरा सिंह के पास भी लाहौर दरबार में इंपॉर्टेंट पोजीशन और कई जागीरें थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि गुलाब सिंह की पावर्स पूरी तरह से सिख एम्पायर और महाराजा रणजीत सिंह से डिराइव होती थी, ना कि उनके नोबल बर्थ से। यही वजह थी कि 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद गुलाब सिंह के लिए कुछ नई मुश्किलें खड़ी होना शुरू हो गई थी। रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख एम्पायर अब यूनाइटेड नहीं था। अलग अलग फैक्शंस के बीच पावर स्ट्रगल तेज हो गई थी। ध्यान सिंह अभी भी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 1843 में संधियावाला फैक्शन के एक मेंबर ने उन्हें कत्ल कर दिया। सिख एम्पायर में चल रहे पावर स्ट्रगल में गुलाब सिंह का परिवार फोरफ्रंट पर था। ध्यान सिंह की मौत के बाद हीरा सिंह को नया वजीर बना दिया गया। सुचेत सिंह इससे खुश नहीं थे और अगले ही साल 1844 में दोनों के झगड़े में सुचेत सिंह की भी मौत हो गई। गुलाब सिंह और नए वजीर हीरा सिंह की भी आपस में नहीं बनती थी। इसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने राइज पर थी। इस वक्त तक वो ज्यादातर हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के कारण सिख एम्पायर अभी तक उनकी पहुंच से बाहर था। 1809 में रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन की गई थी। इस वक्त रणजीत सिंह सभी सिख टेरिटरी
टेरिटरीज को एक ही एम्पायर के अंडर यूनिफाई करने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन इससे कुछ लोकल सिख राजा घबरा गए। ये राजा ज्यादातर आज के हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के इलाकों को कंट्रोल करते थे। इसी वक्त उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी और तब रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई। इसी ट्रीटी के मुताबिक दोनों ही पार्टी से एक दूसरे के स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को रिस्पेक्ट करने की बात की और साथ ही रणजीत सिंह ने यह भी एग्री किया कि सतलुज रिवर को उनके एम्पायर की ईस्टर्न बाउंड्री की तरह देखा जाएगा और वो इस तरफ एक्सपांड नहीं करेंगे। यही वजह थी कि 1809 के बाद रणजीत सिंह के अंदर सिख एम्पायर का फोकस वेस्ट की तरफ मुल्तान, कश्मीर और लद्दाख जैसे एरियाज को कैप्चर करने में शिफ्ट हो गया। लेकिन रणजीत सिंह की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में इस वक्त दोस्त मोहम्मद के अंदर एक नए एम्पायर की शुरुआत हो रही थी जो कुछ हद तक रणजीत सिंह से इंस्पायर्ड था। जिस तरह रणजीत सिंह ने अपने राज में अलग अलग सिख टेरिटरीज को यूनिफाई किया था, वही कोशिश अब अफगानिस्तान में चल रही थी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को नर्वस कर दिया क्योंकि दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश से ज्यादा रशियन एम्पायर से क्लोज थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लगता था कि कभी ना कभी रशिया उनकी मदद से ब्रिटिश इंडिया की तरफ भी एक्सपैंड करेगा। रणजीत सिंह के होते हुए उन्हें रशियन एक्सपेंशन का डर नहीं था, लेकिन अब रणजीत सिंह के जाने के बाद उनके एम्पायर की इनफाइटिंग ने उन्हें नर्वस कर दिया। वो जानते थे कि सिख एम्पायर अपनी इनफाइटिंग की वजह से कमजोर हो रहा है और अब वो किसी रशियन इन्वेजन में बफर स्टेट की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। इसी के चलते दिसंबर 1845 में पहली एंग्लो सिख वॉर हुई जो मार्च 1846 तक चली। इस वॉर में सिख एम्पायर को बड़ी हार सहनी पड़ी और गुलाब सिंह ने न्यूट्रल रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और सिख एम्पायर को अबैंडन कर दिया। यहीं से कश्मीर और गुलाब सिंह की कहानी की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ये बात जानती थी कि उनके लिए भी इतने बड़े सिख एम्पायर को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके विरोध में कई रिबेलियंस होंगे जिनके लिए उन्हें मिलिट्री कैंपेन्स में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरकार एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी जिसके लिए वॉर एक लॉस मेकिंग बिजनेस था। वो तब तक कोई वॉर नहीं चाहती थी जब तक उन्हें इसमें कोई प्रॉफिट न दिखे। यही वजह थी कि उन्होंने सिख एम्पायर को अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं की। इस वक्त सिख एम्पायर की गद्दी पर रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दुलीप सिंह बैठे थे, जिन्हें बहुत सारी इंटरनल फाइटिंग के बाद 1843 में 5 साल की उम्र में अगला राजा बना दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी दुलीप सिंह के रूलिंग राइट्स को क्वेश्चन न करने की सोची और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर से हुआ। ट्रीटी ऑफ लाहौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह अग्री किया कि वो दुलीप सिंह को रणजीत सिंह के सक्सेसर की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन यहीं से गुलाब सिंह को उसकी न्यूट्रलिटी के लिए रिवॉर्ड करने की फाउंडेशंस भी रखी गई। ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत सिख एम्पायर ने बीज और इंडस नदी के बीच आने वाले सारे हिल एरियाज के कंट्रोल को त्याग दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया, जिसमें हजारा और कश्मीर के जैसे एरियाज भी शामिल थे। इसके साथ ही ट्रीटी ऑफ लाहौर में गुलाब सिंह को जम्मू में एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन की तरह रिकॉग्नाइज करने की भी बात की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुताबिक गुलाब सिंह ने फर्स्ट एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, जिसके तहत अब दुलीप सिंह को उन्हें सिख एम्पायर से अलग एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन की तरह ट्रीट करने के लिए कहा गया और सिख एम्पायर से जम्मू और उसके राजा का कनेक्शन पूरी तरह से कट गया। ट्रीटी ऑफ लाहौर की फ्रेमिंग इस तरह से जानबूझकर की गई थी, जैसे ही गुलाब सिंह को अब एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मान लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और लाहौर दरबार के बीच
ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई। इस ट्रीटी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर में हुए खर्च के भुगतान के लिए सिख एम्पायर से 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसे फुलफिल करने में दुलीप सिंह कैपेबल नहीं थे। अब क्योंकि वो ये पेमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में आए कश्मीर और उसके एडजेसेंट हिल एरियाज को 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया और इस तरह से गुलाब सिंह के हाथ में कश्मीर का भी कंट्रोल आ गया। यहां पर हमारा यह समझना जरूरी है कि ब्रिटिशर्स का प्लान हमेशा से ही कश्मीर को गुलाब सिंह के हवाले करने का था, इसीलिए इन ट्रीटीज को कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया था। ट्रीटी ऑफ लाहौर के मुताबिक 20 से लेकर इंडस नदी के बीच के एरियाज का कंट्रोल सिख एम्पायर से चला गया और गुलाब सिंह को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया और फिर अब एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन के तहत गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर को खरीदा। इस तरह से वो पूरी तरह से सिख एम्पायर के कंट्रोल से बाहर हो गई थी और अब एक इंडिपेंडेंट राजा के तौर पर जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों पर राज कर सकते। लेकिन ट्रीटी साइन करना एक बात है और अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना दूसरी बात। इन ट्रीटीज के चलते गुलाब सिंह से यह भी डिमांड की गई कि जिन भी जागीरदारों की जागीरें अभी जम्मू और कश्मीर में हैं, उन पर गुलाब सिंह कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही उन्हें किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब तक वो जागीरदार जिंदा हैं, तब तक गुलाब सिंह उनके साथ किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते थे। ये ट्रीटी गुलाब सिंह के लिए भी फेवरेबल थी, क्योंकि गुलाब सिंह के अंदर आने वाली कई जागीरें भी अभी सिख एम्पायर के अंदर थी और इस तरह गुलाब सिंह के पास उनका भी कंट्रोल रहा। आने वाले वक्त में गुलाब सिंह को कश्मीर में खुद को एक लेजिटिमेट रूलर के तौर पर इस्टेब्लिश करने के लिए और भी बहुत से कदम उठाने पड़े, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा था कि सिर्फ टेरिटरी जीत लेने से कोई राजा नहीं बनता था। इसके लिए उसे खुद को एक लेजिटिमेट रूलर और रॉयल ब्लड से रिलेटेड भी दिखाना पड़ता था। जम्मू में तो फिर भी अपने एंसेस्टर्स के कारण गुलाब सिंह का क्लेम लेजिटिमेट माना जा सकता था, लेकिन कश्मीर से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। साथ ही इस पूरे ट्रांसफर के दौरान किसी भी कश्मीरी से कोई राय नहीं ली गई थी, जो आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन सकता था। अपनी लेजिटिमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह की मदद की और एक फेक हिस्ट्री इन्वेंट की गई। क्या थी ये फेक हिस्ट्री और कैसा था कश्मीर में गुलाब सिंह का रूल, ये हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे साथ।